नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का आर ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर दोबारा आपकी आर ओ परीक्षा के लिए कुछ खास प्रश्न लाए गए हैं जिनसे जुड़ी हुई बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के हैं ये प्रश्न और इनसे जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें आपको जानना ज़रूरी है। हालांकि सभी प्रश्नों को हम देखेंगे एक ऑफर देख लेने के बाद। दरअसल संस्कृति आई इस दिवाली के अवसर पर आपके लिए खास ऑफर लेकर के आया है, जिसमें आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में देखने को मिल रहा है कि भाई यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स को 50% छूट में रखा गया है, जहां पर सीसेट कोर्स आपको फ्री दिया जा रहा है और इसकी फीस बहुत कम हो जा रही है। वहीं यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम है। फिलहाल ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते, तो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे जो बाकी और यूपीएससी या पीसीएस कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज पे आपको ऐसे ही डिस्काउंट मिल रहे हैं, जिसके लिए समय बहुत कम है। सिर्फ 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए आपको ये ऑफर दिया जा रहा है। ये ऑफर सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पे अवेलेबल है। और आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग 9555 पर कॉल कर सकते हैं और चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं अपने लिए। आइए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के हैं हमारे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है। विकास की तीव्र दर से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी होती है। तो देखिए, विकास की तीव्र दर की बात कर रहे हैं पहले तो, ठीक है। अब देखिए, विकास की ऊंची दर के साथ रोजगार का सृजन होगा, ये स्वाभाविक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर विकास की दर बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन रोजगार बढ़ने की स्थिति हम लोग ये देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देख लिए, शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति में हम लोग ये पाते हैं कि एनएसएसओ ने कुछ डाटा रिकॉर्ड किया और एनएसएसओ हमें ये बताता है कि भाई हाई स्कूल और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त जो नौजवान हैं, बेशक वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कौशल की कमी होती है। और रोजगार के अंदर जिनके पास कौशल होगा उन्हें ही सिलेक्ट किया जाएगा, जिसके पास कौशल नहीं होगा उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो लोग शिक्षित तो होते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं होते हैं। तो केवल शिक्षित होना आपके रोजगार के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। वो शिक्षित तो होते हैं लेकिन उन्हें रोजगारों में जल्दी शामिल नहीं किया जाता। यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी होती है। जैसे कि आपको बताया, स्किल नहीं होगा, व्यावसायिक कौशल की कमी होगी, तो व्यावसायिक कौशल ना होने की वजह ज्वाइन नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ेगी। तो कथन कह रहा है कि विकास की तीव्र दर से शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण क्या है? जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी होती है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, दोनों बातें ठीक है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए और आर दोनों ही सही है, जैसा आपको मैं बताया, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, बढ़िया। तो आइए इसी का देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं और हम लोग हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छिपी हुई बेरोजगारी किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, या फिर तीनों से? तो देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब दरअसल होता क्या है? देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि लोग काम तो कर रहे हैं पर काम करने के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्हें आप रोजगार में शामिल पाएंगे, पर एक्चुअल में वो पूरी तरह से जो होनी चाहिए स्थिति ना, उसके अनुरूप नहीं है। तो वो कहाँ पाया जाता है? शहरी क्षेत्रों में है, विनिर्माण क्षेत्र में है, या कृषि क्षेत्र में? और बेरोजगारी का जो ये रूप होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो पाई जाती है वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। इकलौता ऐसा क्षेत्र जहाँ पे स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों की ये सच्चाई है कि अक्सर कृषि भूमियों पर जरूरत से ज्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं। जरूर से ज़्यादा लोग क्यों जुड़े होते हैं? या तो उसमें परिवार की संख्या होती है, परिवार के लोग होते हैं, या आसपास के लोग जो होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है ताकि काम जल्दी हो जाए। एक्चुअल स्थिति में क्या होता है कि आपकी आवश्यकता होती है 5 लोगों की, 7 लोगों की, 10 लोगों की, लेकिन 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जुड़ जाते हैं, जिससे ये होता है कि ठीक है, ऐसे में थोड़ा थोड़ा कम कम काम आएगा और कम कम काम की स्थिति में सारा काम जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्रों में ही खासतौर पर देखने को मिलती है। और इसके लिए अगर मतलब कटाई वगैरह बुआई करनी तो कोई खास स्किल्ड की आवश्यकता नहीं होती, परंपराओं पर काम चल रहा होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारे लिए सी रहेगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? बढ़िया। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, देश में मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर, और परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो रहेगा डी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारा का सारा जो मामला होता है वो नीति आयोग के अधीन होता है।
नीति आयोग के अधीन हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसएसओ के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें देखते हैं कि परिवार आधारित उपभोग व्यय का डाटा शामिल होता है और परिवार आधारित उपभोग व्यय के डाटे का इस्तेमाल करते हुए ही हमारा नीति आयोग देश में निर्धनता का आकलन करता है। तो ये काम निर्धनता का आकलन करने का जो है वो नीति आयोग के पास है, पहले योजना आयोग के पास हुआ करता था। तो इस प्रकार की चीज़ है, तो इसीलिए प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो हमारा डी रहेगा। चीज़ें क्लियर हैं सभी को। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे चालू खाते में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए भुगतान संतुलन में जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि 3 चीज़ें काउंट होती हैं अलग अलग रूप से। पहला होता है हमारा दृश्य मध्य, दूसरी होती है अदृश्य मध्य, तीसरा होता है हमारा पूंजी अंतरण। ठीक है, तो चालू खाते की स्थिति हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की होती है कि दृश्य और अदृश्य मध्य दोनों ही इसके अंदर शामिल कर ली जाती हैं। ठीक है, तो दृश्य मदों में जनरली होता है वस्तुओं को शामिल करते हैं जो हमारा व्यापार किया जाता है, अदृश्य मदों में सेवाओं को शामिल करते हैं। ठीक है, चालू खाते में ये आएगा। ठीक है, पूंजी खाते में पूंजी का मामला आ जाता है जनरली। ठीक है, तो चालू खाता और पूंजी खाता हम लोग देखते हैं। तो चालू खाते में दृश्य और अदृश्य मदें आएंगी यानी कि सेवाएं और वस्तुओं को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत इजीली क्या क्या है। जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात, वस्तुएं व्यापार का मामला होगा, देख भी सकते हैं। तो दृश्य मदें कहाँ जाएंगी, चालू खाते में जाएंगी। विदेशियों द्वारा देश के भीतर क्रय संपत्तियाँ, जो संपत्तियाँ वो खरीदेंगे क्या उनको हम देख सकते हैं, दृश्य मध्य हो जाएंगी। चलिए ये भी इसमें पहुँच गया। विदेशी परिसंपत्तियाँ, भाई किसका मामला है ये, पूंजी का मामला, पैसे वाला मामला, तो किस में जाएगा ये, पूंजी खाते में। उधार भी पैसे का लेन देन है, किस में जाएगा, पूंजी खाते में। तो सिर्फ हमारे पहला और दूसरा ही ऐसे ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं यही हैं सिर्फ ऐसे जिनको हम लोग चालू खाते में ले सकते हैं, बाकी दो हमारे पूंजी खाते का हिस्सा है, यहाँ का नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हर प्रश्न का उत्तर 1 और 2 के साथ बन जाएगा बी। सिर्फ इतनी ही कहानी होती है हमारी, और बी है हमारे प्रश्न के लिए सही उत्तर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं सभी चीज़ें कि हाँ भुगतान संतुलन क्या होता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अलावा अदृश्य मदे में क्या क्या शामिल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते पर फिर भी 2 देशों के बीच चलता है, सर्विसेज के रूप में जनरली इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा आय और अंतरण ये भी हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि व्हाइट लंग सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, व्हाइट लंग सिंड्रोम यानी कि समझ हमारा फेफड़ों वाली बीमारी है, कह रहा है कि ये श्वसन संबंधी बीमारी है। अब फेफड़ों की बीमारी होगी तो श्वास संबंधी समस्या तो अपने आप ही हो जाएगी व्यक्ति को, ये स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ था, तो व्हाइट लंग सिंड्रोम में भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो श्वसन संबंधी बीमारी बिल्कुल ठीक है। यह रोग 3 से 8 वर्ष आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। नाक बंद होना और आंखों से पानी आना इसका सामान्य लक्षण है। देखिए फेफड़ों की बीमारी होगी तो हो सकता है कि नाक में दिक्कत हो, हम लोग उसको भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाइट लंग सिंड्रोम की स्थिति में क्या होता है कि फेफड़ों को बहुत अधिक परेशानी होती है क्योंकि पूरे फेफड़े पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, इसको व्हाइट लंग सिंड्रोम होता है, जनरली इसका हम लोग प्रयोग करते हैं निमोनिया के गंभीर रूप के लिए। निमोनिया सबको पता है फेफड़े वाली बीमारी है, तो निमोनिया का जब रूप बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो उसको फिर हम लोग व्हाइट लंग सिंड्रोम के रूप में देख लेते हैं। बीते दिनों ये बीमारी कुछ खास देशों से चाइना अमेरिका में बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो करंट का प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर ये पूछ लिया गया। जनरली किसी को बीमारी होगी तो ये देखा जाता है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। साथ साथ घबराहट होना, उल्टी दस्त आना, नाक बंद हो जाना, आँख से पानी आना, छींक आना, ये सामान्य लक्षण होते हैं इसके अंदर। तो इससे पता लग रहा है कि भाई तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और जब तीनों सही होंगे तो हम तीनों में से ना ए चुनेंगे, ना बी चुनेंगे, ना सी चुनेंगे, क्योंकि हमें डी चुनना पड़ेगा जो कहेगा कि भाई ऊपर के सभी सही हैं। ठीक, तो यही है प्रश्न का उत्तर। अगला देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक के समूह में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए जब हम लोग विश्व बैंक समूह को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 5 संगठन इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। 5 संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक सही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी सही है। आईएमएफ इसके अंदर नहीं रहेगा क्योंकि आईएमएफ खुद एक अलग संस्था है। ठीक है, ये काम नहीं करती विश्व बैंक के अंदर, ये अलग से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलग काम करता है। हालांकि इसके 2 और अंग हैं, 2 और संगठन हैं जिसमें शामिल है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, तो हमारे सिर्फ 3 सही हैं, तो जहाँ 1, 2 और 3 होगा सिर्फ उसके साथ जाएंगे, यानी कि सी हो जाएगा हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व आर्थिक फोरम। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो
ए सही है, क्योंकि जो हमारी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, ये आईएमएफ के द्वारा ही जारी की जाती है। ये आईएमएफ के द्वारा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन होता है एक प्रकार से, जिसमें वैश्विक वित्तीय एवं बाजारों का आकलन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया आता है इस प्रकार से भी, तो आप लोग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। एक उत्तर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 3 गलत हैं और एक ही सही है इसके अंदर। एक तरफ संगठन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि उनका मुख्यालय सही है या नहीं है, आपको ये बताना। जैसे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में नहीं है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क आएगा इसके लिए सही उत्तर। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। ठीक है, और FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, रोम में है, ना कि जेनेवा के अंदर। ठीक है, तो रोम इसके लिए सही रहेगा। तो पहले वाले के लिए यानी कि यूएनओ के लिए न्यूयॉर्क होगा, WTO बिल्कुल ठीक है, ILO का जेनेवा में और FAO का रोम में। तो प्रश्न का उत्तर क्लियर है कि जी बी सही है, क्योंकि WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। कोई डाउट किसी को, उम्मीद करते हैं नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित पारितंत्रों को उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल, मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, महासागर मैंग्रोव घास स्थल झील। ठीक है, देखो ये सारे के सारे जो है ना, इनमें सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है हम लोग कहाँ देखते हैं, सबसे अधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी, तो देखिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैंग्रोव के अंदर। ठीक है, तो मैंग्रोव में ये सबसे ज़्यादा होती है। मैंग्रोव के बाद देखिए मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा आगे मैंग्रोव दे रखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ मैंग्रोव में होती है, सबसे कम ये मैंग्रोव के बाद हम देखते हैं कि महासागर में होती है। मैंग्रोव में सबसे अधिक, महासागर में सबसे कम, क्योंकि ये सूट नहीं करता प्रोडक्टिविटी के एनवायरमेंट, यहाँ पे चीज़ें होती नहीं सी। और घास स्थल और झील बाकी बीच में रहते हैं जनरली। तो प्रश्न का उत्तर जो है वो ए सही होगा, क्योंकि मैंग्रोव के बाद घास स्थल, फिर झील और फिर उसके बाद में महासागर की प्रोडक्टिविटी आती है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में 4 पोषक स्तर पाए जाते हैं। सर्वाहारी को उच्चतम पोषक स्तर पर रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में कितने पोषक स्तर पाए जाते हैं, ऑब्वियसली 4 ही पोषक स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब 4 पोषक स्तरों के अलावा हम लोग देखते हैं कि सर्वाहारी को उच्चतम पोषक स्तर पर रखा जाता है या नहीं। देखो जो सर्वाहारी होता है वो सबसे ही पोषक स्तर ले सकता है। ठीक है, यानी कि सबसे ही पोषण ले सकता है। अब जब सबसे पोषण ले सकता है तो ऐसी स्थिति में सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ऑब्वियस है, जब वो सबसे ही ले सकता है उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसका एनवायरमेंट पर्टिकुलर या एक ही चीज़ चाहिए, वो एक पे ही डिपेंडेंट है। अगर उसको एक से नहीं मिलेगा दूसरे ऑप्शन भी उसके पास में अवेलेबल रहते हैं पोषण स्तर के लिए। तो ऐसी स्थिति में दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है, और जब दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही होंगे तो सी के साथ ही हमें जाना होगा। यही है बस इसकी इतनी कहानी। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हमारी इस वीडियो के सभी प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। तो इस वीडियो से जुड़ी हुई 10 प्रश्नों में हमें जो खास बातें करनी थी वो हमने कर ली है। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे और कुछ नया अवश्य ही सीखा जाना समझा होगा। और बाकी ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए संस्कृति PCS यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जिन्होंने नहीं किया ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।